यूक्रेन की जंग में अब तक सिर्फ परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब रूस और अमेरिका एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हुआ यह है कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रूस ने कह दिया कि वो भी अपने परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं देगा। और इसी के साथ रूस ने परमाणु बमों से लैस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स के साथ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी। रूस के उप विदेश मंत्री ने रूस की न्यूज एजेंसियों को बताया कि रूस ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु हथियारों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी शेयर करनी बंद कर दी है। यहाँ तक कि रूस अपने प्लान्ड मिसाइल टेस्टों के बारे में भी अमेरिका को नोटिस नहीं देगा। जबकि अगर अमेरिका और रूस किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च करते हैं तो एक दूसरे को पहले ही बता देते हैं। दोनों देश ऐसा आज से नहीं बल्कि शीत युद्ध के वक्त से करते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा देश मिसाइल टेस्ट को खुद पर हमला समझकर कहीं परमाणु बम न चला दे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या रूस अब बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट की जानकारी भी साझा नहीं करेगा, लेकिन रूस ने इतना जरूर साफ किया कि उसके फैसले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी रूस को नहीं देगा। लेकिन अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पिछले महीने पुतिन ने रूस और अमेरिका के बीच 2010 में हुई एक परमाणु संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया था। और संधि थी न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। इस संधि के तहत रूस और अमेरिका एक दूसरे की न्यूक्लियर साइटों का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन पुतिन ने कहा कि जब अमेरिका यूक्रेन में रूस को हराने की कसम खाए बैठा है तो फिर रूस कैसे उसे अपने परमाणु हथियारों की इंस्पेक्शन करने की इजाजत दे दे। हालांकि तब रूस ने कहा था कि वो परमाणु संधि से निकल नहीं रहा और अमेरिका को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें टेस्टों की जानकारी भी देता रहेगा। लेकिन उसके उप विदेश मंत्री के बयान ने खलबली मचा दी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने दावा किया कि उसके यूक्रेन में पहली बार अमेरिकी स्मार्ट बम को नाकाम कर दिया, जिससे यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ज़ेलेंस्की की सेना अब जंग में अमेरिका के GLSDB यानी ग्राउंड लॉन्च्ड स्मॉल डायमीटर बम से उस पर हमले कर रही है। इस बम को बेहद खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता अचूक है। इस बम से 150 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया जा सकता है। GPS से लैस ये घातक हथियार किसी भी मौसम में दुश्मन की सेना को धूल चटा सकता है। यही नहीं, GLSDB को टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माना जाता है। लेकिन अब रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सेना ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। बताया गया कि रूसी फौज ने अमेरिका के स्मार्ट बम को हवा में ही ढेर कर दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि अमेरिका के इस बम से ज़ेलेंस्की की फौज को काफी उम्मीदें हैं। लेकिन रूस ने न सिर्फ इस स्मार्ट बम को नाकाम करने का दावा किया बल्कि उसने यूक्रेन के हाइमार्स से किए गए हमलों को भी नाकाम करने की बात कह दी। हालांकि रूस की सेना ने अमेरिका के स्मार्ट बम को यूक्रेन के किस इलाके में ढेर किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान की पहली पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ का ये आरोप है कि उनके घर में कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। उन्होंने इस घटना की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिसमें 2 लोग उनके घर के यार्ड में नजर आए, जिसकी सूचना इमरान खान की पूर्व पत्नी जमाइमा गोल्डस्मिथ ने फौरन पुलिस को दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी उन लोगों की तस्वीरें शेयर कर दी और लोगों से मदद की अपील की। उधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रमजान के महीने में पाकिस्तान में मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और पाकिस्तान में रमजान 23 मार्च को शुरू हुआ था, यानी एक हफ्ते के भीतर ही वहां पर मुफ्त आटे के लिए मची भगदड़ ने 11 लोगों की जान ले ली। और इस भगदड़ की वजह यह है कि पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी रमजान के महीने में खाने के लिए तरस रही है। वहाँ आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि उसके लिए सड़कों पर मारामारी मची है। आटे की एक बोरी भी पाने के लिए लोग अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से दिए जा रहे मुफ्त आटे के लिए वहाँ संग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मुफ्त आटा बांटने के लिए बनाए गए कैंपों पर लोग टूट पड़ रहे हैं। वहाँ सुबह से ही हजारों लोगों की लाइन लग रही है और आटे की बोरी पाने की कोशिश में वहाँ भगदड़ मच रही है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इस भगदड़ में अब तक वहाँ कुल 11 लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि रमजान के महीने में शहबाज शरीफ सरकार की मुफ्त आटा बांटने की योजना बुरी तरह फेल साबित हो गई। और खबर के मुताबिक खाने पीने की आसमान छूती कीमतों की वजह से वहां के लोगों को रोजा रखने में मुश्किलें आने लगी। ऊपर से वहां बढ़ती बेरोजगारी ने लाखों लोगों की जेब खाली कर दी है।
और ऐसे ही लोगों को रमजान के महीने में रोटी देने के लिए शहबाज सरकार ने मुफ्त आटा बांटने का ऐलान किया। उसे उम्मीद रही होगी कि लोग आटा पाकर उसकी वाहवाही में जुट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि लोग शहबाज शरीफ सरकार को और बुरी तरह कोसने लगे। असल में जहां भी मुफ्त आटा बांटने के कैंप लगाए जा रहे हैं, वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट रही है, जबकि आटे की बोरियां भीड़ के मुकाबले ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। इसीलिए लोग पहले बोरी पाने के लिए मारामारी कर रहे हैं। और खबर के मुताबिक वहां के पंजाब प्रांत में 4 जिलों साहिवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकारा में एक हफ्ते में मची भगदड़ में 2 महिलाओं समेत कुल 11 लोगों की मौत हो गई। और पाकिस्तान सरकार ने भी माना कि मारे गए ये सभी लोग मुफ्त आटा लेने पहुंचे हुए थे, जहां पर रमजान के महीने में रोटी की जगह इन लोगों के हिस्से में मौत आई। लेकिन शहबाज सरकार की किरकिरी सिर्फ इसी वजह से नहीं हो रही है, बल्कि लोग उसे तब और ज्यादा कोस रहे हैं जब जान पर खेलकर मिली आटे की बोरियों से सड़ा हुआ आटा निकल रहा है। पाकिस्तान के कई इलाकों से ऐसे वीडियो सामने आए जिनमें लोग मुफ्त आटे की बोरियों में सड़ा हुआ आटा और गेहूं मिलने की शिकायत करते दिखे, जबकि कई इलाकों में मुफ्त आटे की बोरियां ही लूटी जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पेशावर में आटा बांटने पहुंचे ट्रक को वहां मौजूद भीड़ ने लूट लिया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह की लूट और भीड़-भाड़ से बचने के लिए ज्यादा केंद्र बनाने और आटा बांटने का समय बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन लगता नहीं कि इससे रमजान में आटे के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर उतारे लोगों की मुसीबत कम होगी। इस बीच इजराइल की सरकार की तरह पाकिस्तान की सरकार ने भी अपने यहाँ न्यायपालिका को कुचलने का काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत कम करने वाला एक बिल पास कर दिया। इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने चीफ जस्टिस के विशेष अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। और फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस के अधिकारों को कम करने का समर्थन किया। असल में पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किसी भी मुद्दे पर अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता है और जजों की बेंच को भी अपने हिसाब से बना सकता है। इसके बाद सरकार जो बिल लाई, उसके तहत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच को गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ 2 वरिष्ठ जज भी होंगे। उधर इंडोनेशिया के लामपुंग प्रांत में एक ही दिन में एक ज्वालामुखी के 4 बार फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि वहां आसमान में उसकी राख तेजी से फैलने लगी, जिसकी वजह से लोगों को ज्वालामुखी से दूर रहने की चेतावनी दी गई। क्योंकि जैसे ही ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, आसमान में धुएं का गुबार छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ज्वालामुखी से उठने वाली राख धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैल गई। आसमान में करीब 2500 मीटर तक ज्वालामुखी की राख ने कब्जा जमा लिया। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। प्रशासन ने ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी जारी कर दी, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। इस बीच पोप फ्रांसिस की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रोम के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो डॉक्टरों की निगरानी में है। वेटिकन ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक पोप फ्रांसिस अस्पताल में ही रहेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों से पोप फ्रांसिस के लिए दुआ मांगने की अपील की। इधर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीन और इजराइल के लोगों के बीच बढ़ती हिंसा पर तुर्की ने इशारों में इजराइल को चेतावनी दे दी। राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन ने साफ साफ कहा कि फिलिस्तीन को तुर्की की तरफ से हर तरह का समर्थन मिलता रहेगा। यानी तुर्की ने नाम लिए बिना इजराइल को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। उसने जता दिया कि अगर इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में फिलिस्तीन के लोगों पर हमले होते रहे तो इजराइल और तुर्की के रिश्ते में दरार पड़ सकती है, और इतना बड़ा रिस्क इजराइल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुर्की और इजराइल के रिश्तों पर बीते 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से बर्फ जमी थी और पिछले साल ही दोनों के बीच बड़ी मुश्किल से राजनीतिक रिश्ते बहाल हुए हैं। लेकिन इस बीच एक दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एर्दोआन को फोन मिला दिया और तुर्की के राष्ट्रपति ने भरोसा दिया कि चाहे तुर्की इजराइल के साथ अपने रिश्ते दोबारा शुरू कर चुका हो, लेकिन वो फिलिस्तीन से अपनी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं भूला है। इसलिए रेजिप ताइप एर्दोआन ने कहा कि उनका देश हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल के साथ फिलिस्तीन की भी आजादी की मांग का समर्थन करता रहेगा। तुर्की में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और फिलिस्तीन भी अरब मुस्लिम है, इसलिए तुर्की फिलिस्तीन की अलग देश की मांग के हक में रहा है। वहीं इजराइल एक यहूदी देश है और फिलिस्तीन के साथ उसका बरसों से जमीन का विवाद है। हालांकि इजराइल से भी तुर्की के अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन रेजिप ताइप एर्दोआन फिलिस्तीन के कट्टर समर्थक हैं। इस वजह से उनके तुर्की की सत्ता संभालने के बाद इजराइल और तुर्की के रिश्ते खराब हुए हैं।